हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। और ये जो है हमारी घटना चक्र जो होती है उस बुक की यह सभी प्रश्न है। घटना चक्र जो कि सभी पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खास करके जो स्टेट पीसीएस होती है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वह रेलवे का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा या किसी भी स्टेट का या केंद्रीय सरकार की जितने भी एग्जाम्स होती है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इतिहास सेक्टर का आधुनिक भारत। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि अन्य सभी लोगों को भी आपके द्वारा फ़ायदा मिल सके, आप उनका सक्सेस का एक माध्यम बने। आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं। आप यहां पर ज्वाइन कर लेंगे, आपको यहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही टेलीग्राम पर आपको डेली रात में क्यूज भी कराई जाती है, तो आप इसे चुकेंगे नहीं, ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज से मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला प्रश्न। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वह था अल्मीडा। यहाँ पर हम सभी प्रश्न को हल करेंगे, साथ ही उसके जितने भी विश्लेषण दिए गए हैं उन सभी को हम लोग टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। तब यहाँ ये जो सभी है ये हमारे द्वारा खुद पहले इसको पढ़ी गई है, उसके बाद आपको इससे पॉइंट बाय पॉइंट कम समय में ज़्यादा फायदा के लिए ऐसा की गई है। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न जो है खास करके ये बीपीएससी में पूछी गई प्रश्न है। तो इसके विश्लेषण की बात करें तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1905 से 1909 ईस्वी तक आया था और 1905 ईस्वी में भारत पहुंचा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1905 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से सम्मानित की गई है हॉकिंस को। आप यहाँ पर आपको आंसर भी सभी कलर किए हुए दिखेंगे, तो हम लोग सिर्फ इसे क्विक रिवीजन के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा एनसीईआरटी को पूरे बढ़िया से सब्जेक्टिव पढ़ाई गई है। तो आप लोग उसे भी जाकर के प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सार संग्रह में जाकर के एक और उस वीडियो को भी देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन और मास्टर वीडियो के तौर पे काम करेंगे। तब इसके विश्लेषण की बात कर लें तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि हॉकिंस कौन था, कहाँ से आया था, किसके द्वारा आया था, क्यों आया था, इन सभी को याद रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। यहाँ देखें विश्लेषण उसकी, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार
पहुंचा, मुगल दरबार में पहुंचा था 1608 ईस्वी में, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब आगे देखेंगे प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। विश्लेषण की बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था यह हुई थी 1746 से 48 में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापल की संधि द्वारा 1748 में हुई से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। आगे पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था थॉमस बेस्ट ने। बात करें विश्लेषण की तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बादशाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। छठा प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम सबसे ज्यादा यूरोप वासियों को प्राप्त हुई थी बिहार से। आगे सातवां प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था, अफीम और सोरा के लिए। आठवां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान
तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नवा प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, ओडिशा तथा बिहार की दीवान प्रदान की कब? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 यानी कि इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा, ये जो कड़ा है, कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कड़ा में के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। आगे जो है 10वां प्रश्न, वह है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। यह जो प्रश्न है थोड़ा विवादित है, तो इस कारण हम इसे समझेंगे विश्लेषण में। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी में कहा गया है। यह कहावत कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गौ तक पहुंच गया था। आगे देखेंगे 11 नंबर, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। जो रंजीत सिंह था वह पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। उस समय 1773 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तब मुल्तान, कश्मीर और छोटे छोटे भाग को छोड़कर शेष अन्य सभी सिख मिसल का अधिकार हो गया था। जो ये मिसल था उसमें रंजीत सिंह ने अपनी दृढ़ शक्ति के अनुसार इसमें मिलाया था। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था, यानी कि जो पोता बोलते हैं, वह शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जो उसका भाई था शाह महमूद, उसने सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद खां की सहायता से 1809 ईस्वी में उसे विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया था शाह शुजा ने। 12वां प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। यह जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में और यहाँ पर इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य बना था। जो टीपू सुल्तान था उसने अपनी राजधानी को फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक के स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। आगे 13वां प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी यह हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1992 के बीच में हुई थी, उस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में हुआ और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। इस युद्ध में जो था टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेज तथा उनके साथियों को देना पड़ गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक 3
करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तब कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद एक टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह कथन था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आगे 14वां प्रश्न, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जो जनक है वह है सर लियोनिल कार्टिस। इसे जो है सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की थी। वही अगर जो केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगाई गई थी। प्रांतों में दोहरी शासन में 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित क्षेत्र और एक था हस्तांतरित क्षेत्र। 15वां प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। रेल, डाक और ताल यानी कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस की जो व्यवस्था थी और ये सभी बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वह सन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और यह जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी, जबकि दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। 16वां प्रश्न, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह जो था मुख्य कारण था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। यह जो है यह आंदोलन सन 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 17वां प्रश्न, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की विद्रोह हुई थी जिसमें मंगल पांडे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वह 1856 से 1862 के बीच हुई थी और इसी समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। 18वां, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल जो शामिल की गई वह सन 1856 दिसंबर में की गई थी और इस समय सरकार ने जो थी पुराने लोहे वाली बंदूक जिसे ब्राउन बेस के नाम से जाना जाता था उसके स्थान पर एक नया एनफील्ड राइफल लाया गया था। इस राइफल में जो है दमदम, अंबाला और सियालकोट में बनाई जाती थी जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था और ये जो चर्बी थी वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी और अंग्रेजों का मानना था कि इससे सांप्रदायिकता फैलेगी ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हो जाए। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। तब इस अधिकारी को पता चला और अफवाह के लिए जब पता करने गए थे मंगल पांडे तब उन्हें झूठ बोल करके उन्हें बहलाया फुसलाया गया था। तब जाकर के सैनिकों में जो विश्वास था वो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के लिए आगे नहीं बढ़े और उन्होंने माना कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। 19वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में किया गया था कुंवर सिंह द्वारा जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे और इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आगे वहीं अगर देखें तो शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था और अपनी सरकार स्थापित की थी, जबकि वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े थे और यह विद्रोह जो था रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक लेकर गए थे। इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भाई थे वो अमर सिंह, उन्होंने आगे की संघर्ष को जारी रखा था।
20वां, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में अधिक क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। ये जो है बिहार के शाहाबाद जिले में पड़ने वाली एक जगदीशपुर ग्राम है, जहां पर कुंवर सिंह की जन्म 1782 ईस्वी में हुई थी। 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर में से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। 22वां, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। 25 जुलाई 1857 को जब दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया तो 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया और आगे बढ़ा। 23 नंबर, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। राजपूत कुंवर सिंह, जो पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे, उन्होंने वहां नेतृत्व किया था। 24वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर आरा बिहार में। बिहार के जो विद्रोह का पटना डिवीजन था के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। 25वां, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 26 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। और ये जो इनके द्वारा चलाई गई विद्रोह थी वह पटना के साथ साथ दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि कई जगहों पर फैल गई थी। 27 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह द्वारा की गई थी। 28वां, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इनमें मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन भी थे। और यह मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः रहने वाले थे तमिलनाडु में ऑरकट के। आगे जो मौलवी थे इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। 29वां, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब जो थे यह दिल्ली के रहने वाले थे। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये कारण जो नहीं था वह है अधिकारियों की अक्षमता। अन्य सभी देखें तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। 31 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? जो भाग नहीं लिए थे वह है साहूकार और जमींदार ने। 1857 का जो विद्रोह था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुई थी। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्ष के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। जबकि इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज, दूसरे अनेक सरदारों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी।
उसी समय लॉर्ड कैनिंग ने एक टिप्पणी की थी कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। आगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो निम्न कथन है इनमें सही कथन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 33 नंबर, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? जो अप्रभावित था वह है केवल मुंगेर, अन्य सभी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर इन सभी में प्रभाव देखने को मिली थी। 34 नंबर, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध के। जो अवध का विद्रोह था वह प्रारंभ हुई 30 मई 1857 को और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल ने और उस समय अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था और बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वह भाग करके नेपाल चली गई थी। 35 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कारण था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 36 नंबर है विचार कीजिए। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। इनमें जो सही कथन है वह है ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है ए का। आगे 37 नंबर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1858 की क्रांति के 57 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी और इसी घोषणा के बाद जो था भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे इंडियन काउंसिल की जो स्थापना की गई थी वह 1958 में की गई थी और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। 38 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांत जो था गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रदेश से चयन की गई थी। 39, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ऑटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। वही सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त सही रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। एक सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व भी था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? जो आयोग बनाई गई थी वह था पील आयोग।
जो नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व 45,000 थे, अब 65,000 कर दी गई थी, जबकि भारतीय सैनिक को घटा करके 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दिया गया था। यानी कि लगभग भारतीय और यूरोपीय सैनिक का जो अनुपात था, यूरोपीय और भारतीयों का 1:2 में, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात रखी गई थी 1:3। 41 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था, यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का जो मूल कारण बताया गया था वह है ददनी प्रथा, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा देता था और इस भुगतान के बदले किसान उसमें नील उगाने का कार्य करते थे। और इस पर दीनबंधु ने एक पुस्तक लिखी थी, नाटक नील दर्पण। 42 नंबर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 43, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पागल पंथ जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू हुए, जो धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा था। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने लगा था। 44वां, फराजी कौन थे? फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ, जो बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। 45 नंबर, फैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। 46 नंबर, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन जो था वह बहावी आंदोलन के समान ही मिलता जुलता था और दोनों जो है धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुई, किंतु बाद में वह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था, जिसका सामान्य उद्देश्य बना अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया था। नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दी गई थी, जहां उनकी मृत्यु जो था 1885 ईस्वी में हो गई। 47 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1857 का जो दक्कन विद्रोह था उसके प्रमुख कारण है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पर उसने हस्ताक्षर करवाया और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता प्राप्त हुई थी। भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋण की वसूली में शीघ्रता करने लगे।
इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई। 48 नंबर, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया था। इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। 49 नंबर, रामोसी विद्रोह सही रूप से पश्चिमी घाट के इलाकों में हुआ था। पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह जो था वह रामोसी जाति के द्वारा 1822 ईस्वी में की गई थी, जिसके नेता सरदार चित्तूर सिंह थे। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया था। उसी समय 1825 से 26 के बीच में एक भयंकर अकाल हुई और उसमें उमा जी के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ की गई। 50 नंबर, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह जो था वह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह मुख्य रूप से बड़ौदा में हुई थी। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। 1818 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी दूसरा, जिसमें हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमें बताएंगे वीडियो कैसे लगे और ये जो हाईलाइट की गई है वह सही है या गलत। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप की लिंक दी गई है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।